पितृपक्ष की कहानी। गांव के बीचों बीच गायत्री देवी का घर था। घर का आंगन बहुत बड़ा था, परिवार भी बड़ा था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्यामलाल और छोटा बेटा मोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू यानी जेठानी का नाम था कमला और छोटी बहू यानी देवरानी का नाम था राधा। कमला उम्र में बड़ी थी लेकिन कामकाज में थोड़ी ढीली और उसे आराम पसंद था। वहीं राधा मेहनती, फुर्तीली और हर काम में आगे। पितृपक्ष का पवित्र समय आने वाला था। सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बहुओं, कल तुम्हारे ससुर जी का श्राद्ध है तो तुम सुबह जल्दी उठकर सब काम कर लेना। याद रहे, पहले घर की साफ सफाई होती है, उसके बाद ही रसोई बनाने का काम। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब देखा है। अपनी माँ को वह भी हमारे पूर्वजों का ऐसे ही श्राद्ध करती थी। मेरी समझदार बहू। अच्छा, अब मैं मंदिर होकर आती हूँ। पंडित जी को कल के लिए बोलना भी तो है। तुम तब तक घर के कामकाज निपटा लो। गायत्री मंदिर चली जाती है। फिर भगवान के दर्शन करने के बाद, पंडित जी कल उनका श्राद्ध है तो आप 8 बजे तक आ जाइएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समय पर आ जाऊंगा। अगले दिन राधा सुबह सुबह मुर्गे की बांग से उठ गई। राधा जल्दी उठी और नहाकर घर के कामकाज में लग गई। चलो, आज का दिन बहुत बड़ा है, पितरों का तर्पण करना है। आंगन, रसोई सब चमचम होना चाहिए। वो स्नान कर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। उधर कमला अभी बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। कुछ देर बाद, अरे राधा, तू तो मुर्गे से पहले ही उठ गई, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। पूजा तो पंडित जी का काम है। हाँ दीदी, लेकिन उससे पहले घर आंगन साफ सुथरा भी तो होना चाहिए, तभी तो पितर प्रसन्न होंगे। कमला ने सिर हिलाया और फिर से खाट पर जाकर लेट गई। आज के लिए खीर, पूरी, चने की दाल, लौकी की सब्जी, पापड़ और पिंड बनाने के लिए चावल उबालने होंगे। वो चूल्हे पर लकड़ी सुलगाने लगी। धुआं उठा तो उसकी आंखें लाल हो गई और खांसी भी उठने लगी, लेकिन वो लगातार काम किए जा रही थी। राधा, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बना लो। पंडित जी तो अभी 2 घंटे बाद आएंगे। दीदी, जल्दी कर लेंगे तो चैन रहेगा। पूजा के समय भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम भी पितरों की पूजा में आराम से शामिल हो पाएंगे। इतने में सास श्रीमती जानकी आंगन में आई। अरे वाह राधा, तूने तो आधा काम भी कर लिया। कमला, तू भी मदद कर ले थोड़ी उसकी, वो सब तेरे भी तो पूर्वज हैं, थोड़ा आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। माँ जी, राधा को काम करने में मज़ा आता है तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। वो क्या है ना, रील्स भी तो बनानी है। राधा घर के कामकाज में जुटी रही। सास ने हल्की भौहें चढ़ाई। इसे तो बस अपने फैशन और रील्स की ही पड़ी रहती है, बाकी सब चीज़ों की ही तो कोई चिंता ही नहीं। बड़ी बहू यह है, लेकिन यही अपने सारे फर्ज भूल गई। जाने दीजिए ना माँ जी, आप जानती तो हैं जेठानी जी को, वो ऐसी ही है और वैसे भी काम तो हो रहा है। पंडित जी के आने से पहले मैं सब कर लूँगी। अब राधा खाना बनाने की तैयारी करने लगी। दीदी, आप आकर देख लीजिए, पिंड सही बने हैं ना? तूने बनाया है तो अच्छे ही होंगे, मैं तो वैसे भी गोल गोल नहीं बना पाती। राधा ने मन ही मन सिर हिलाया और काम पूरा कर लिया। कुछ देर बाद पड़ोस की शांति चाची आई। अरे वाह राधा बिटिया, तू तो सब कुछ अकेली कर रही है, कमला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ चाची जी, मैं देख रेख का काम कर रही हूँ कि कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है। देख रेख से हाथ नहीं, हाथ बटाने से घर चलता है बहू। जीती रह छोटी बहू, देखना सब आशीर्वाद तुझे ही मिलेगा। कमला ने मुंह बना लिया। कुछ देर बाद पंडित जी आ गए। उनके दोनों बेटे भी आ गए। पुरुष सदस्य तर्पण करने बैठे। राधा थाल लेकर आई जिसमें खीर, पूरी, दाल, सब्जी सब सजा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए। उनके पूर्वज आए और आशीर्वाद देकर चले गए। राधा तब भी हर काम खुद ही कर रही थी, जबकि उसकी जेठानी तो बस फोटो और रील्स बनाने में मस्त थी। ओफो, इसे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। कुछ देर बाद सब काम अच्छे से हो जाता है। बहुत श्रद्धा से सब हुआ। अब भोजन गाय, कुत्ते और कौवे को भी बांटना ना भूलें। राधा ने खुद अपने हाथ से सब बांटा। कौवे आकर झटपट खीर खाने लगे। देखा कमला, जब कौवे तृप्त होकर खाते हैं तो मानो पितर प्रसन्न हुए।
यह सब राधा की मेहनत का फल है। अब इस बात की कमला के मन में चुप सी हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर पूजा के बाद सब लोग खाना खाने बैठे। स्वादिष्ट खीर और पूरियों की खुशबू ने सबका मन मोह लिया। वाह राधा, आज का भोजन तो अद्भुत है, मज़ा आ गया। क्या बात है। हाँ, पर इसे बनाने में मेहनत भी खूब लगी होगी। सभी की नज़रें राधा की ओर गई। सब बस राधा की तारीफ़ किए जा रहे थे। जिसे देखो बस इसी की तारीफ़ किए जा रहा है। कमला, तू बड़ी बहू है, तुझ पर घर की जिम्मेदारी भी बड़ी है। आराम करने से घर नहीं चलता। राधा मेहनती है, पर तू भी हाथ बटाएगी तो उसका बोझ हल्का होगा। और आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? क्या मैं घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाती? कमला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसका पति मोहन कुछ देर बाद कमरे में जाता है। क्या हुआ कमला? माँ की बात का बुरा मान गई? और वैसे भी मैं सुबह भी देख रहा था, पूजा के वक्त भी तुम बस रील्स और फ़ोन में बिजी थी। ऐसा लग रहा था तुम्हें पूजा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं और तुमने वो दिन भी गंवा दिया। कमला गुस्से में सो गई। अब वो अपनी देवरानी से थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती। राधा, यह वाली रस्सी मैंने बांधी है, इस पर मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी। तो अपने कपड़े उस तरफ डाल। लेकिन दीदी, यहाँ तो काफ़ी जगह खाली है अभी, और उस तरफ धूप नहीं आती ठीक से। वो सब मैं नहीं जानती, मैंने बोल दिया ना, तो बस उस तरफ डाल। राधा बेचारी चुप हो जाती है और दूसरी तरफ कपड़े डालने लगती है। ऐसे ही वो कुछ दिन तक उसे परेशान करती रहती है। फिर एक रोज़ एक आदमी उसके घर आता है। आपने जो टिकट खरीदा है उसकी लॉटरी लग गई है, आप पूरे 30 लाख जीत गई है। मैं जानती थी मेरी लॉटरी लग जाएगी। मैडम, लॉटरी आपकी नहीं बल्कि इन मैडम की लगी है, यानी कि राधा जी की। यह सुनकर राधा बड़ी खुश हो जाती है। देखा बहू, तुझे पितरों का आशीर्वाद आखिरकार मिल गया। इसलिए कहते हैं कमला बहू कि पितरों के आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। यह सुनकर अब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी देवरानी से माफ़ी मांगती है। उस दिन के बाद अब वो अपना आलस त्याग देती है और अब वो भी हर साल पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा से करती है।